गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपके सब्जेक्ट मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम आपके फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हायर परचेज सिस्टम से, जिसको हिंदी में किराया क्रय पद्धति या किराया खरीद पद्धति भी कहा जाता है। इस सिस्टम के से आप अब किसी भी असेट को उधार पर इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है हायर परचेजर और एक होता है हायर वेंडर। हायर वेंडर वो व्यक्ति जो असेट को सेल आउट करेगा, बेचेगा, और हायर परचेजर वो जो उसे खरीदेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of agreement and includes an agreement under which। एक एग्रीमेंट के तहत हायर परचेजर हायर वेंडर से किसी असेट्स को, किसी गुड्स को वो खरीद सकता है, बशर्ते उसमें कुछ टर्म्स इसमें इंक्लूडेड रहेगी। जैसे फर्स्ट है, द ओनर्स डिलीवर पोजीशन ऑफ गुड्स देयर ऑफ टू अ पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। पहली बात तो ये रहेगी कि ओनर जो है वो गुड्स का पोजीशन तभी देगा जब वो अग्री करेगा जितना भी पेमेंट है वो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। ठीक है। सेकंड है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट सच इंस्टॉलमेंट। कंडीशन ये भी रहती है हायर परचेज सिस्टम में कि जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर देता है, तब परचेजर पे नहीं कर देता है, तब तक उसके पास में उस असेट का, उस गुड्स का पोजीशन नहीं आएगा। थर्ड है, सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेज। और हायर वेंडर के पास में ये राइट होता है कि वो किसी भी समय उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, उसके पहले, जब तक कि वो जो असेट है वो परचेजर के पास में ट्रांसफर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम एक इंस्टॉलमेंट मेथड पेमेंट सिस्टम है, जिसमें आप कोई भी असेट, कोई भी गुड्स आप खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, जिसमें जिस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहेगा, वो पीरियडिकली हायर परचेजर को पे करना रहेगा। हायर परचेजर के पास में पोजीशन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आएगा। इन केस अगर वो कोई पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है, तो हायर वेंडर के पास में राइट होता है कि वो उस असेट को जब्त कर सके, ठीक है, सीज कर सके। और हर वेंडर के पास में राइट होता है कि वो किसी भी समय उस एग्रीमेंट को, हर परचेज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है। देन आपका फैक्टरिंग। हमने पहले भी पढ़ा, फैक्टरिंग जो है कि ऐसी सर्विसेज होती है जिसमें जो कंपनी होती है वो थर्ड पार्टी को अपने रिसीवेबल्स और अपने डेट्स को मैनेज करने के लिए ये काम सौंपती है ना। जैसे फैक्टरिंग एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डेट्स है, बिल्स रिसीवेबल है, वो फैक्टरिंग सर्विस जो है वो डिस्काउंट प्राइस पर ले लेंगे, और बदले में वो आपका जो रिस्क है वो मैनेज करेंगे, और आपके डेट का कलेक्शन और बिल्स रिसीवेबल का कलेक्शन भी आपके फैक्टरिंग सर्विस कंपनी देखेगी। ठीक है। दिस इज अ फाइनेंशियल मेथड दैट इन्वॉल्व द सेलिंग ऑफ ट्रेड डेट्स बाय कंपनी टू अ फैक्टर। यानी कि अपने जितने भी डेट्स है वो फैक्टरिंग कंपनी को आपने क्या कर दिया है, सेल आउट कर दिया है, डिस्काउंट पर सेल आउट कर दिया है, और अब फैक्टरिंग सर्विस जो है वो आप क्या करेगी, आपके डेट्स और बिल्स रिसीवेबल को मैनेज करेगी विद इन एन कंट्री। ठीक है। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैक्टरिंग। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका फुल सर्विस फैक्टरिंग और विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। फुल सर्विस फैक्टरिंग में जो फैक्टरिंग कंपनी होगी वो एक एग्रीमेंट करेगी जिसमें वो आपको सभी सर्विसेज जैसे फाइनेंसिंग, उसका सेल्स लेजर का मैनेज करना, डेट कलेक्शन करना, ये सभी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, ये सभी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी जो लायबिलिटी होगी वो उसकी खुद की होगी, किसकी, फैक्टरिंग कंपनी की होगी। यानी इनकेस अगर कोई डेटर पेमेंट नहीं करता है तो वो जो लॉस होगा वो किसका होगा, फैक्टरिंग कंपनी का होगा। ठीक है। दूसरा है डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग में यहाँ पर डिस्क्लोज में जो है फैक्टर का नाम वो मेंशन करेगा, है ना। या अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग में वो जो
ओनर है या जो जिसने जो फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम वो मेंशन नहीं करेगा। डिस्क्लोज में मेंशन करेगा, अनडिस्क्लोज में फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो है नाम वो मेंशन नहीं करेगा। देन है लिमिटेड फैक्टरिंग। लिमिटेड फैक्टरिंग का मतलब ये है कि किसी सीमित फैक्टरिंग पर्पस के लिए ना कोई लिमिटेड इनवॉइस है, उन्हीं के ऊपर जो है वो फैक्टरिंग सर्विसेज मांग रहे हैं और उन्हीं को डिस्काउंट पे उन्होंने दे दिया है और उन्हीं की रिकवरी के लिए वो सर्विस को मांग रहे हैं। ठीक है। देन है फुल सर्विस रिकोर्स फैक्टरिंग। फुल सर्विस रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या है, इसमें ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड तो करेगा लेकिन जो रिस्क रहेगा वो फैक्टरिंग कंपनी का नहीं रहेगा, वो जो रिस्क रहेगा वो क्लाइंट का ही रहेगा। यानी कि सारे इनवॉइस मैनेज वो कर लेगा, डेट मैनेज कर लेगा, रिसीवेबल मैनेज कर लेगा, लेकिन इन केस कोई डिफॉल्ट होता है, कोई डेटर आपका पेमेंट नहीं करता है तो पूरा रिस्क किसका रहेगा, पूरा रिस्क क्लाइंट का ही रहेगा, ना कि फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड का। ठीक है। देन है आपका एडवांस फैक्टरिंग और मैच्योरिटी फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग का मतलब ये है कि आपने फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर से पहले ही अमाउंट ले लिया एडवांस में, है ना। अब वो क्या करेगा, फैक्टरिंग सर्विस जो है अपना काम करता रहे और अपना डेट को जो है रिकवर करता रहे। आपने पहले ही डिस्काउंट में उसको सेल कर दिया और सारा अमाउंट अपने एडवांस में ही ले लिया है ना। तो वो हो गया आपका एडवांस फैक्टरिंग। देन आपका मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग यानी कि जब वो बिल्स मेच्योर होंगे, है ना, या जब जब डेटर डेटर का पेमेंट आएगा तब आपके पास में वो पेमेंट रिलीज हो, तो वो होगा आपका मैच्योरिटी फैक्टरिंग। यानी कि बिल्स अगर 3 महीने बाद का है तो आपको अमाउंट कब मिलेगा, क्लाइंट को अमाउंट कब मिलेगा, 3 महीने बाद, जब फैक्टरिंग कंपनी उससे रिकवर कर लेगी उसके बाद। ठीक है। एडवांस में रिकवरी से पहले ही पेमेंट आ जाएगा और मैच्योरिटी में रिकवरी के बाद आपके पास में जो है पेमेंट आएगा। ठीक है। देन है आपका बल्क एजेंसी फैक्टरिंग। बल्क एजेंसी फैक्टरिंग में ये रहेगा कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आप फैक्टरिंग सर्विसेज के लिए हर साल बार बार कहते ही रहेंगे ना। बल्क में आपने क्या कर दिया है, आपसे बोल आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि वो जितने भी आपके डेट्स हैं उनको मैनेज लगातार करते रहें। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्कोप या एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। तो सबसे पहले कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर का एनालिसिस करना, कस्टमर की क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो कितने समय में पैसा लौटा देगा, ये काम फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर का है। दूसरा, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बर्डन को वो कम कर देता है कि डेट रिकवरी का काम भी उनको अब नहीं करना पड़ रहा है, तो उनका क्या हुआ है, बर्डन कम हो रहा है। देन स्मूथ फ्लो ऑफ कैश। आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, आपके पास में जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन आपका रिस्क मैनेजमेंट। जब आप फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर को रिकवरी के लिए बोल देते हैं, डेट मैनेजमेंट के लिए कर देते हैं, तो जो रिस्क है वो भी मैनेज हो जाता है, आपको ज्यादा उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। स्पीडी अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपको कैपिटल की जरूरत है, फास्ट कैपिटल की स्पीडी अरेंजमेंट जरूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जरूरत है, तो आप फैक्टरिंग सर्विसेज के द्वारा आप इसको ले सकते हैं, है ना। जैसे अलग अलग संस्था की तुलना में फैक्टर्स जो है वो तेजी से आपके कागजी कार्रवाई करते हैं, आपके डेट को मैनेज कर देते हैं, आपके फंड को रिकवर करके आप तक पहुंचा देते हैं। देन है लास्ट आपका अटेंशन टुवर्ड्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। जब बिजनेस को चलाने के लिए आप कहीं पे अपना डेट और बिल्स रिसीवर्स को या आपके ट्रेड रिसीवर्स को आप मैनेज करने के लिए किसको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका पूरा अटेंशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ चलाने के लिए आप अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि आपका पूरा ध्यान जो डेट रिकवरी से हट करके आप पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में आप लगा देते हैं। और क्योंकि वो काम आपका बड़ा काम जो है वो एक फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है। ठीक है। अब एक टॉपिक है आपका बिल डिस्काउंटिंग। ये बिल डिस्काउंटिंग एक तरह की इनवॉइस फाइनेंसिंग होती है, जिसमें आप इनवॉइसेस को सेल कर देते हैं डिस्काउंट प्राइस पे, है ना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। पढ़ते हैं पॉइंट्स में। बिल डिस्काउंटिंग इज अ टाइप ऑफ इनवॉइस फाइनेंसिंग इन विच फंड्स आर इशूड अगेंस्ट अनपेड सेल इनवॉइसेस, है ना। जैसे ये आपके डेट ही हो गए, अनसेल इनवॉइस, अनपेड सेल इनवॉइसेस जिनको आपने सेल आउट कर दिया और उनके बदले में अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है तो आप क्या करते हैं, आप बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को लेकर के उन इनवॉइसेस को
डिस्काउंट करा लेते हैं और अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, फंड आपके पास, फंड की फाइनेंसिंग हो जाती है उन इनवॉइसेस के बदले। द बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्लेस एनी असेट्स एज कोलेटरल, द लोन इज एडवांसेस ऑन द बेस ऑफ अनपेड सेल इनवॉइसेस। है ना, आपको किसी को थर्ड, आपको कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उन अनपेड सेल इनवॉइसेस के बदले फंड को आपके पास, आपको इश्यू हो जाता है वो फंड। ठीक है, इसमें तीन पार्टीज होती है, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। ठीक है, ड्रावर जो बिल लिखता है, ड्रावी जो उस बिल को डिस्काउंट कराता है, और पेई एट द एंड जो बिल को वो पे करेगा वो होगा आपका पेई। ठीक है, एक सर्विस होती है आपके ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस को आप बिजनेस क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस या क्रेडिट इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हैं। इसमें आप एक तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें आप रिस्क को मैनेज करते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। है ना, और गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी के द्वारा आप क्या करते हैं, आप रिस्क, क्रेडिट रिस्क को, ट्रेड क्रेडिट रिस्क को बचाते हैं ना। अगर आपने किसी पार्टी को अपने पेमेंट, अपने, आपके डेटर्स हैं या आपके बिल्स रिसीवेबल है, वो अगर आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस अगर आप करवा लेते हैं, तो अगर कोई डिफॉल्ट कर दे, कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर दे, तो बदले में ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस आपको जो है, आप उस पे क्लेम कर सकते हैं उस रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, इस तरह से ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस भी होता है कि अगर आपने ऐसे कस्टमर्स को, फॉरेन कस्टमर्स को सेल कर दिया है और वहां से पैसा आना मुश्किल है, तो आप ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के बेसिस पर उस रिस्क को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्विस होती है आपकी फोरफेटिंग। है ना, फैक्टरिंग हमने पढ़ा, एक ऐसी सर्विस जो आपको डेट हैंडलिंग के लिए आप यूज करते हैं विद इन द कंट्री। है ना, तो फोरफेटिंग एक्सपोर्टर को अलाउ करती है ना। फोरफेटिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रेड फाइनेंस दैट अलाउ एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन कैश बाय सेलिंग देयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल at discount to a forfeiter, a specialized finance firms or a department in a bank। है ना, लॉन्ग टर्म फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना, फॉरेन के डेट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेन के बिल्स रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो फोरफिटिंग कहलाती है ना। तो अगर आपने विद इन कंट्री, अगर आपने डेट सर्विस मैनेजमेंट के लिए या रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए सर्विस ली, तो वो फोर फैक्टरिंग हो गई। अगर आपने एक्सपोर्टर्स के लिए या लॉन्ग टर्म फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए अगर आपने सर्विस ली, तो वो आपकी फोरफिटिंग कहलाएगी। फोरफिटिंग कैन हेल्प एक्सपोर्टर improve cash flows, particularly when pursuing sales to foreign buyers who depend on longer financing terms which can stretch for months or years। कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सपोर्टर से कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो मंथ को आगे बढ़ा भी सकते हैं, ईयर्स, उनके उनके जो फाइनेंसिंग टर्म्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं उन टर्म, और अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए अगर वो लंबे समय तक आपको पैसे नहीं देंगे, तो आपका बिजनेस आगे किस तरह से मैनेज होगा। तो उसके इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप फोरफिटिंग सर्विसेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन को हिंदी में प्रतिभूतिकरण कहा जाता है। तो सिक्योरिटाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कुछ प्रकार की असेट्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में रीपैकेज करके उसे आगे प्रोड्यूस किया जाता है इश्यू करने के लिए। है ना, कुल मिला के इसको एक फाइनेंसिंग टेक्निक माना जाता है जिससे असेट्स को सिक्योरिटीज में आप बदल सकते हैं और जो लगातार कैश में बदलती रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं, सिक्योरिटाइजेशन इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द रिसीवेबल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज लोन एंड एडवांसेस इनटू बॉन्ड्स व्हिच आर देन सोल्ड टू द इन्वेस्टर। सिक्योरिटाइजेशन एक मेथड है जिसमें जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने रिसीवेबल्स को कन्वर्ट कर देता है। रिसीवेबल्स कौन से, लोन्स और एडवांसेस को कन्वर्ट कर सकता है बॉन्ड में, और वह बॉन्ड वो आगे सोल्ड कर देता है इन्वेस्टर को। In other words, it is the process in which certain types of assets are pooled so that they can be repackaged into interest bearing securities। जैसा हमने पढ़ा कि
ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ टाइप्स के होमोजीनियस एक जैसे असेट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, पूल किया जाता है, ताकि वो फिर से रीपैकेज हो करके इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में प्रोड्यूस किए जा सके इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से जो लोग हैं, प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं प्रतिभूतिकरण या सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में। सबसे पहला है ओरिजिनेटर, एन एंटिटी मेकिंग लोन्स टू बोरोवर्स और हैविंग रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर। ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है और कस्टमर से रिसीवेबल एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एंटिटी है जो आपके असेट्स है वो बाय करते हैं ओरिजिनेटर से, उनको रीपैकेज करते हैं और उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके फर्दर सेल के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फिर है आपका इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक वो संस्था है जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। फोर्थ है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन करेगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो संस्था है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है ना। देन है आपका इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटर्स। इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटर आपको आपको रिडम्पशन रिस्क के लिए कवर प्रोवाइड करेंगे, है ना। रिस्क को कम करने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनी और अंडरराइटर अपना मेजर रोल प्ले करेंगी। देन है ऑब्लिगर्स, कंपनी दैट गिव्स डेट टू अदर कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ बोरोइंग। जब कंपनी अपने डेट अदर कंपनी को डेट देती है बोरोइंग के बदले में, ठीक है, तो वो लोग होंगे ऑब्लिगर्स। देन है आपका इन्वेस्टर्स, द पार्टी टू हुम सिक्योरिटीज आर सोल्ड। जिन लोगों को, जिन इन्वेस्टर्स को, जिन पार्टी को आप सिक्योरिटीज सोल्ड करेंगे वो रहेंगे आपके इन्वेस्टर। अब पढ़ते हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहला रहेगा सिलेक्शन ऑफ असेट्स बाय द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर जो है वो सारे असेट्स का सिलेक्शन करेगा। देन पैकेजिंग ऑफ पूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस और असेट्स। देन वो क्या करेगा, एक जैसे जो भी असेट्स होंगे उनको इकट्ठा करेगा, उनको पूल करेंगे, एक साथ लाएंगे। देन अंडर राइटिंग बाय अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं, अगर इन केस कोई कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने का काम अंडर राइटर का रहता है। तो अगर वैल्यू एडिशन में कोई कमी हो जाएगी तो वो काम, उस वैल्यू को बराबर अंडर राइटर लेके आएगा। देन है असाइनिंग और सेलिंग टू द असेट टू एसपीवी इन रिटर्न फॉर कैश। देन आप क्या करेंगे, आप जो है आपके असेट्स एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल आउट कर देंगे कैश के बदले में। देन है कन्वर्जन ऑफ द असेट्स इनटू डिविजिबल सिक्योरिटीज। जो भी आपके असेट्स हैं उनको आप सिक्योरिटीज में, डिविजिबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो। ठीक है, देन एसपीवी सेल देम टू इन्वेस्टर थ्रू प्राइवेट स्टॉक मार्केट इन रिटर्न फॉर कैश। अब एसपीवी जो रहेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो रहेंगे, वो इन्वेस्टर को सेल आउट कर देंगे वो सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, देन इन्वेस्टर रिसीव इनकम एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल फ्रॉम द असेट्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज। जो इन्वेस्टर रहेगा वो रिटर्न पाता रहेगा अपने जो सिक्योरिटीज उसने असेट्स पर दी है, उन पर वो लाइफ टाइम तक रिटर्न और इनकम पाता रहेगा। Then the risk on the securities owned by the investor is minimized as the securities are collateral by assets. जो रिस्क रहेगी इन्वेस्टर की वो मिनिमम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो सिक्योरिटीज उसने ली है वो असेट्स को द्वारा कोलेटरलाइज है। कोलेटरलाइज का मतलब होता है गारंटीड है। असेट्स, अगर उसकी सिक्योरिटीज का पेमेंट नहीं हुआ, शेयर डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं हुआ, तो वो असेट्स को सेल आउट करके उसका जो है अमाउंट पे करेंगे। Then the difference between the rate of the borrower and the return promised to investor is the servicing fee for originator and the SPV. जो डिफरेंस रहेगा बोरोवर्स की रेट में और जो रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टर को, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, अमाउंट का जो डिफरेंस रहेगा, वो पे किया जाएगा एज अ सर्विसिंग भी ओरिजिनेटर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी को। और लास्ट है आपका असेट्स टू बी सिक्योरिटाइज्ड टू बी होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, मैच्योरिटी पीरियड, कैश फ्लो प्रोफाइल। जो जितनी भी असेट्स को आप पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उनको रीपैकेज करेंगे, तो उनका टर्म
उनकी मेच्योरिटी और उनके कैश फ्लो प्रोफाइल को ध्यान में रख के आप करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी का मतलब एक ऐसी इकाई या एक ऐसी यूनिट या ऐसी जगह जहां पर आपकी सिक्योरिटीज, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या वित्तीय प्रतिभूतियों को डिजिटल फॉर्म में आप रखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ अ शेयर होल्डर और हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द मीडियम ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में, अपने डिबेंचर्स को फिजिकल फॉर्म में न रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटराइज रखना चाहता है, तो वो काम वो डिपॉजिटरी की मदद से कर सकता है। A depository is a place of entity that holds financial securities in a digital form. हार्ड में न रखते हुए अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो वो डिपॉजिटरी का काम होता है। ठीक है, डिपॉजिटरी आपके दो होंगे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, और दूसरा डिपॉजिटरी होता है आपका सीएसडीएल। ठीक है, पढ़ते हैं एनएसडीएल। It is the first and largest central securities depository of India. NSDL जो है वो पहला और लार्जेस्ट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है इंडिया का। ठीक है, इट वॉज established in 1996 as a public limited company, but and it's promoted by leading financial institutions including IDBI, UTI and NSE. ये 1996 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईडीबीआई, यूटीआई, एनएससी जैसी संस्थाओं द्वारा प्रमोटेड है। देन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनएसडीएल टू प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। तो प्राइमरी फंक्शन है एनएसडीएल का वो ये है कि वो डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज को, जिसमें आते हैं आपके इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। ठीक है, देन आता है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL. CDSL is established in 1999 and is headquartered in Mumbai. CDSL जो है 1999 में established हुआ था और इसका headquarter जो है मुंबई में है। It is a government regulated organization that provides electronic securities depository services in the country. ये एक government regulated body है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखने की सर्विस प्रोवाइड करती है। CDSL is responsible for maintaining electronic records of transaction made by depository participants. जितने भी depository participants हैं उनके द्वारा जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी के जो दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है अपने देश में, वो है एनएसडीएल और दूसरा है आपका सीडीएसएल। आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टर or taken back and destroyed and an equivalent number of securities are credited in the electronic holdings of the investor. This is done at the wish of investor. Dematerialization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स हो गए आपके शेयर्स, डिबेंचर्स के, वो इन्वेस्टर से वापस ले लिए जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और उतने ही अमाउंट के, उतने ही नंबर के जो सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स में, उनके डीमेट अकाउंट में, किनके, इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये इन्वेस्टर के विश पे किया जाता है। ये इन्वेस्टर की विश पे इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकेस अगर इन्वेस्टर का मन कर रहा है कि वो कुछ ही दिनों में उन सिक्योरिटीज को सेल आउट कर दे, तो जब वो डीमेट फॉर्म में रहेंगी तो वो उसको इजीली सेल आउट कर पाएगा। लेकिन अगर वो फिजिकल फॉर्म में रहेंगी तो उसको डीमटेरियलाइज कराने में उसको समय लगेगा, और वो अगर वो इंस्टेंटली अगर उसको सेल करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स है वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए, सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में आ जाए, तो वो रीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस हो गया। डीमटेरियलाइजेशन का उल्टा होगा आपका रीमटेरियलाइजेशन। द क्लाइंट हैज टू सबमिट द रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट टू डीपी
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद whom he has an account। जिस भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, हमारे डीमेट अकाउंट में जितने भी शेयर हैं या डिबेंचर्स हैं, उनको हमको फिजिकल फॉर्म में चाहिए। तो फिजिकल फॉर्म के लिए आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपके जो डिजिटल फॉर्म में आपके जो शेयर्स या डिबेंचर या सिक्योरिटीज है, उनको कन्वर्ट करके फिजिकल फॉर्मेट में, फिजिकल सर्टिफिकेट्स में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला, सर्च एज ए लिंक बिटवीन पब्लिक कंपनीज एंड इन्वेस्टर। पब्लिक कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का जो रोल होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरी प्ले करता है। ठीक है। दूसरा है एलिमिनेट्स रिस्क रिलेटेड टू ओनिंग फिजिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जो रिस्क है फिजिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उसको वो कम करता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल सिक्योरिटीज आपकी कन्वर्ट हो जाए, डिजिटलाइज फॉर्म में आ जाए, तो वो काम आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से करवा सकते हैं। देन है रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज। अगर आप डिजिटलाइज फॉर्म में आप शेयर्स या डिवेंचर्स की ट्रेडिंग करना चाहें, तो आपका एक तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, और आप अगर आप उसको सेल या बाय करना चाहें तो इंस्टेंटली, बिना ज्यादा समय को गंवाए, आप उसको इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देन है इनेबल द ग्रांटिंग ऑफ मोर्गेज ऑन लोन्स ऑन टू इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड। ये जो सिक्योरिटीज हैं, इनके बेसिस पे अगर कोई क्लाइंट्स लोन लेना चाहें या मॉर्गेज लेना चाहें, तो वो इजीली ले सकते हैं। देन है डीमेटलाइजेशन। जो भी उनके फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप डीमेटलाइज करवा सकते हैं डिपॉजिटरी की हेल्प से। देन है इन्वेस्टर सर्विसेज। अलग अलग इन्वेस्टर सर्विसेज, जैसे डे टू डे ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, या होल्डिंग हो गया, या कोई भी आपको शेयर्स या डिबेंचर्स के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ खरीदना है, आईपीओ लगाना है, डिबेंचर्स खरीदना है, या सेल आउट करना है किसी भी प्रकार के सिक्योरिटीज को, तो ये अलग अलग सर्विसेज भी जो है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अ ब्रोकर। तो पहले समझते हैं ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर एक मीडिएटर होता है जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये ब्रोकरिंग का काम आप कह सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोकर का काम क्या होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक मीडिएटर का रोल होता है। अगर कोई इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटीज किसी कंपनी की खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो वो ब्रोकर, वो जो डीलिंग एजेंट होगा, जो ब्रोकर होगा, उसके थ्रू वो ये कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ ब्रोकर क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जो भी इन्वेस्टर के ऑर्डर्स है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, आपको डिबेंचर परचेज करना है या शेयर्स परचेज करना है, तो उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है ब्रोकर। दूसरा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर इन्वेस्टर डायरेक्ट डे टू डे ट्रेडिंग भी कर सकता है। जैसे मार्जिन फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है थोड़ी सी हेल्प करना फंडिंग में। इनकेस अगर कोई क्लाइंट कुछ शेयर या कुछ स्टॉक खरीदना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा मार्जिन की कमी पड़ रही है, फंड की कमी पड़ रही है, तो ये जो ब्रोकर होते हैं कुछ नॉमिनल चार्ज करके मार्जिन फाइनेंसिंग भी करते हैं। देन है फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा डिवेंचर अच्छा है, किसके रेट, किसकी परफॉर्मेंस, किस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ये कुछ आइडियाज जो है वो फाइनेंशियल कंपनीज के ब्रोकर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। कस्टोडियल सर्विसेज। अगर कोई शेयर्स डिबेंचर्स को आपको डीमेट फॉर्म में करवाना है, डीमेटलाइज करवाना है, या कुछ सर्विसेज चाहिए आपको, कस्टोडियल सर्विसेज चाहिए, तो वो भी जो है ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। देन है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सर्विस भी जो है ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है ना। जैसे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किस फॉर्मेट में, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके रिस्क को मिनिमाइज करने का काम ब्रोकर करता है। आपको अलग अलग सजेशन देता है कि आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उस तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो सुनिश्चित करते हैं कि जो रिस्क प्रोफाइल हो आपका वो कम से कम हो, है ना। तो कम रिस्क में बेहतर रिटर्न की जो सजेशन है वो भी आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। अब पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ स्टॉक ब्रोकर।
एक स्टॉक ब्रोकर को किस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट या किस प्रकार के नियम कानून जो है वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, स्टॉक ब्रोकर मस्ट ऑनेस्टली एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट द बेस्ट पॉसिबल मार्केट प्राइस। बेस्ट पॉसिबल मार्केट प्राइस में एक ब्रोकर है, उसको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करना है सारे, और ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करना है सारे ऑर्डर्स जो कि एक इन्वेस्टर उनको बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट स्मॉल इन्वेस्टर अगेंस्ट बिग इन्वेस्टर। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनको आप अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, और जो छोटे क्लाइंट्स हैं उनको आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। थर्ड है, ही शुड नॉट इन यूज और इनिशिएट परचेज और सेल इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इज ब्रोकरेज और कमीशन। सिर्फ और सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए या ब्रोकरेज अर्न करने के लिए उसको बाइंग और सेलिंग किसी इन्वेस्टर की नहीं करनी है। ठीक है, ही मस्ट गिव टॉप प्रायोरिटी टू हिज क्लाइंट्स इंटरेस्ट। क्लाइंट के इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देनी है, क्लाइंट के फेवर में ही सारी चीजें उसको करनी है। He must possess adequate infrastructure facility and maintain proper staff to render from deficient and fair services to his client। उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए, उनके पास में प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर जगह होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, जो कि अपने पूरी सर्विसेज उनके क्लाइंट्स को दे सके। देन है आपका, ही शुड नॉट अडॉप्ट एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस विद अ व्यू टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम अदर ब्रोकर्स। अलग अलग जो अदर ब्रोकरिंग कंपनी है, तो उनको उनके क्लाइंट्स को आपको अट्रैक्ट करने के लिए उनको लालच नहीं देना है, कुछ अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है कि उनके क्लाइंट्स को आप तोड़ करके अपने कंपनी में जोड़ें। ठीक है, ही शुड नॉट इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव ट्रांजेक्शन फॉर मेकिंग पर्सनल गेन्स। खुद के गेन्स को करने के लिए क्लाइंट की, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज क्लाइंट देता है, क्लाइंट के आईडी पासवर्ड जो है वो ब्रोकर के पास में रहता है, तो खुद का गेन करने के लिए कुछ भी उसमें मन से अपने ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं। ठीक है, he must maintain proper book of accounts, records and documents as required by the various regulation authorities। है ना, वो उसको प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना जरूरी है। और लास्ट है आपका, ही शुड नॉट फेल टू सबमिट द नेसेसरी रिटर्न टू सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हेन दे हैव टू बी सबमिटेड एज पर द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उनके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सेबी को आपको जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन देना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें देनी, जो भी सबमिशन करना है आपको ब्रोकर को, वो उनको प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। अभी तक हमने आपके फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।